दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने की बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। इस सीजन के आखिरी एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें अक्सर ये रिएक्शन मिलता है कि हमने सत्यमेव जयते में महिलाओं की समस्याओं को उठाया है, हमेशा उनका नजरिया दिखाया है, मर्दों की बात, उनकी समस्याओं की बात ज्यादा नहीं की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बाय पब्लिक डिमांड हमने आज का टॉपिक चुना है मर्दानगी। दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में आधे मर्द हैं और आधी महिलाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो सबसे पहले तो मैं मर्दों से बात करना चाहूंगा। आपके मन में एक असली मर्द की क्या परिभाषा है? क्या अल्फाज आते हैं आपके मन में जब आप एक मर्द के बारे में सोचते हैं? हाँ। जब उसकी ज़रूरत हो तो उस वक्त, जैसे किसी मुसीबत में कोई लेडी फंस जाती है या कोई भी, तो उस वक्त उसने वहाँ से डर के भागना नहीं चाहिए। वहाँ से अगर उसको बचाने की कोशिश भी करता है तो वो एक मर्द की क्वालिटी हो गया उसका। तो प्रोटेक्टर, रक्षक। हाँ, रक्षक। हाँ। अरे भाई कुणाल, आइए जरा ये बोर्ड पे रक्षक लिखो भाई। एक एक वर्ड बताइए मुझे, असली मर्द क्या होता है? असली मर्द वही है कि जो औरतों की इज्जत करे, इज्जत देने वाला। हाँ, आप माइक दीजिए। सर, असली मर्द वो होता है जो बहादुर होता है। असली मर्द बहादुर होता है। हाँ, बहादुर। जो मेहनत करके अपने घर को चलाता है, वो असली मर्द होता है। मेहनती लिखिए। और मुझे बताइए। जो हमेशा दूसरों की मदद करे। मददगार लिखिए। मुझे लगता है दूसरे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, और बताइए। सर, असली मर्द बलवान होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर होना चाहिए। बलवान लिखिए। हाँ, आप बताइए, माइक दीजिए। सर, मर्द जो होता है जिसकी सोच अच्छी होती है सर। जिसकी सोच अच्छी हो, नेक और अच्छी सोच हो। नेक, करेक्ट। असली मर्द वही होता है जो समझ से काम ले। समझदार लिखिए। बड़े कमाल की क्वालिटीज है यार मर्दों की तो। और असली मर्द होता है कि जो ईमानदार हो। असली मर्द ईमानदार होता है। जी। मेरे नज़र में सर, मर्द वो होता है जिसे दर्द नहीं होता है। जिसे दर्द नहीं होता है, वो मर्द होता है। दर्द नहीं होता मतलब और लोगों को दर्द देता है, ऐसा कुछ है? नहीं, जिसे खुद दर्द नहीं होता। हाँ। एक जगह और बची अपने पास। और कोई मुझे मर्द बताना चाहेगा? हाँ, आप बताइए। जो बहुत सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, मन में उसके प्यार हो, प्रेम हो लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ इतने मर्द जो मौजूद हैं, हम सब की ये फीलिंग्स हैं कि एक असली मर्द जो है उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं, ये सारे रूप होते हैं। अब हम औरतों से पूछते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे यकीन है आप लोग बहुत सारे मर्दों से मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है हम में ऐसी सब क्वालिटीज हैं? कौन बताएगा मुझे? नहीं, ये क्वालिटीज मैंने तो देखी ही नहीं, देखा जाए तो। अगर
रक्षक नहीं, वो क्या करते हैं मतलब अपनी फैमिली, अपने जो लोग हैं उनके लिए रक्षक है, लेकिन क्या सबके लिए है? तो लड़कियों में से मैं अभी एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितनी लड़कियां हैं, हाथ उठा के बताइए, कि जो मानती हैं कि मर्द जो हमें हमको रक्षक नहीं लगते वो। तो करीबन सारी लड़कियां ये सोचती हैं कि मर्द रक्षक नहीं होते। रक्षक कैंसिल करो भाई। हाँ, ये रक्षक तो नहीं है हम लोग भाई। और कौन बताएगा मुझे? संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं होते, संवेदनहीन होते हैं। तो सेंसिटिव किसने बोला था? भैया माफी चाहता हूँ, वो भी कटने वाला है। वो संवेदनशील काट दो भाई। इज्जत देते हैं मर्द। कोई औरत जाती है उनके सामने तो वो जो इज्जत होती है वो उनकी नज़र में नहीं होती है। सीटी बजाना, आइटम है, ये है, वो है, तो वो जो वर्ड आते हैं तो वो इज्जत की बात नहीं आती है। कुछ होंगे जो देते हैं इज्जत, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं कभी कभी ऐसे गुजरते वक्त। बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इज्जत देने वाले भी गए। मैं एक्चुअली कहना चाहूंगा कि इसमें 2-3 चीजें तो मैं उड़ा देता हूँ। हिंदुस्तान में कितने लोग ईमानदार हैं बता दीजिए मुझे। तो असली मर्द अगर उसकी पहचान है कि ईमानदार, तो बहुत कम असली मर्द हैं हिंदुस्तान में। तो ईमानदार तो वैसे ही कट गया। समझदार, समझदार भी कट गया। नेक, नेक होते हैं, नेक भी काटो भाई। जिसे दर्द नहीं होता, किसने कहा था? तो आपको दर्द नहीं होता? कभी आपको चोट लगी, आप गिर गए, दर्द नहीं होता आपको? सर होता है। दर्द होता है। तो फिर आप असली मर्द नहीं है या क्या? तो जिसको दर्द नहीं होता, माफ कीजिएगा, वो कटना पड़ेगा। और क्या भैया, क्या बच गया अभी? बहादुर, बहादुर होते हैं मर्द? आप लोग क्यों बोलते हैं बहादुर नहीं होते? सर मर्द तो बहुत इमोशनली वीक होते हैं। आई मीन बाहर से दिखाने को फाइट्स में ताकतवर है, बट अंदर से कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई या कोई सिचुएशन उन्होंने फेस किया तो वो हमेशा डर जाते हैं, बिखर जाते उनको औरतों का सहारा चाहिए ही इसको फेस करने के लिए। जज्बाती तौर पे कमजोर होते हैं, तो बहादुर भी कटता है। मेहनती होते हैं? मर्द मेहनती होते हैं तो बहुत सारी औरतें खुद काम करके घर नहीं चलाती होती और वो दारू पी के कहीं पे पड़े नहीं होते, तो वो मेहनती कहाँ से हो गए? मेहनती भी गया। मददगार होता है मर्द? औरत आदमी का मददगार होती है, आदमी नहीं औरत का कभी मददगार होता है। तो औरतें मदद करती हैं? मदद करती है। मददगार भी कट गया, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे अभी एक बचा है, बलवान। बलवान होते हैं भाई मर्द? इतना तो बख्श दीजिए हमें। हाँ, क्यों बलवान क्यों नहीं? बलवान क्यों नहीं? जिनसे उनकी ताकत कम है, उनके ऊपर वो रोप जमा सके, वहाँ पे वो बलवान होते हैं ज्यादा। क्या बात है। अगर मेरे सामने 4 फुट का आदमी है तो मैं बलवान हो गया, मेरे सामने 6 फुट का आदमी है तो मैं ऐसे रहूंगा। तो जो आपसे कमजोर है उसी के सामने आप बलवान होते हो, वरना बलवान नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। अफसोस की बात है कि बलवान भी कट गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी बलवान को बचाने की, लेकिन बलवान भी कट गया। तो भाई आपको क्या लग रहा है, सही बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, आप अग्री करते हैं? क्या बोल रही हैं लेडीज? मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ, क्योंकि लड़कियों से आप डिसएग्री हैं? हाँ। क्यों? ऐसे नहीं कि एक गांव में कोई शराबी लड़का हमारे गांव में मस्ती करके चला गया तो पूरा गांव शराबी हो गया। मर्द बहुत खुश हो गए। तो आपका ये कहना है कि एक आध मर्द ऐसे होंगे जैसे लड़कियां बोल रही हैं, बट 99% आप लोग सब सही हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप? 99 का नहीं है, लेकिन 90% चलो। क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल 90% भी नहीं है। 70% ऐसे हैं मर्द? 70 भी नहीं है? 50 तो होंगे, आधे तो होंगे ऐसे। तो फिर तो जो सही बोल रही है, वो जो बोल रही है सही बोल रही है। मैं जितना 25 से 30% ऐसे हैं जी, तो 70% ऐसे नहीं है। नहीं है। तो फिर तो सही कह रही हैं वो लोग। अगर 75% मर्द ऐसे नहीं हैं और उनमें सब बुरी क्वालिटीज हैं तो सही कह रही हैं लड़कियां 75%। तो साफ नजर आ रहा है कि हम मर्द जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं, औरतें हमें वैसा नहीं पाती। आप लोगों को क्या लगता है कि इन मर्दों की क्या क्वालिटीज हैं? आप अभी बताइए। मर्द अहंकारी होते हैं। हाँ हाँ मैडम, आप बताइए, माइक दीजिए। मर्द काफी कंट्रोलिंग होते हैं। कंट्रोलिंग होते हैं, नियंत्रित करने वाले होते हैं। मर्द कंट्रोलिंग होते हैं। हाँ, माइक दीजिए। अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि मर्द अहंकारी होते हैं, हमेशा नियंत्रण रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं। हालांकि हर मर्द ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस मर्द में ये तीनों चीजें हों, अहंकार, कंट्रोल करने की चाह और गुस्सा, तो ये तीनों चीजें अंदर ही अंदर मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल का काम करती हैं, और इसका नतीजा हमें रोज देखने को मिलता है। आए दिन सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर हुई छोटी छोटी घटनाएं
हिंसक रूप ले लेती हैं। लोग सुध-बुध खोकर आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी ताकत दिखाने पर आमादा। छोटी छोटी बातों पर आवेश में आना कई बार खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए घातक साबित होता है। ऐसी ही एक घटना का शिकार हुआ दिल्ली में रहने वाला 21 साल का आकाश। सड़क पर हुई एक मामूली घटना में उस पर जानलेवा हमला हुआ। अपने जवान बेटे को इस तरह से अचानक खो देने की इस घटना से माँ बाप अब तक समझौता नहीं कर पाए हैं। रोजगार के सिलसिले में 8 साल तक अपने परिवार से दूर रहे आकाश के पिता हाल ही में दिल्ली लौटे थे। अब अपने बच्चों और परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनके सपने को कुछ लोगों ने क्यों इस बर्बरता के साथ कुचल दिया, इस सवाल का जवाब वे आज भी तलाश रहे हैं। महेंद्र जी, आराधना जी, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए इसके बारे में बात करना। महेंद्र जी, आज आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 2 बेटी हैं, एक छोटा लड़का है। आप 8 साल जब नहीं थे मैं बाहर हिमाचल चला गया था। 8 साल 10 साल वहाँ मेहनत की। उस मेहनत से मैंने अपना घर खड़ा किया जी। उसी मेहनत से मैंने अपने बेटे के लिए प्रिंटिंग मशीन ली जी। तो मशीन लिए हुए हमें करीब 2 महीने ही हुए थे, काम हमारा चल पड़ा था। तो एकदम ही अचानक वहीं पेपर शॉप है, मेरा बेटा 2 व्हीलर पे पेपर खरीदने गया था। पेपर लेके जैसे ही निकला तो एक टी पॉइंट था, वहाँ से तेजी से बाइकर्स आ रहे थे। तो हल्का सा मामूली सा टच हुआ था। उन लोगों ने न्यू बाइक ली थी, तो वो बाइक वाले जो है उनकी, एक तो उसका लड़का था, एक वो उसका फादर था। उन दोनों को पता नहीं, अपनी शायद नई बाइक अच्छी लग रही थी, मेरा बेटा अच्छा नहीं लगा। तो उन लोगों ने जो है मेरे बेटे को पकड़ के उसके सिर पे जो हेलमेट पे हेलमेट, हेलमेट पे हेलमेट, और बाथरूम की जगह लाते और हार्ड पे। और उसका जो फादर था वो कहता, मार मैं देख लूँगा, जो होगा मार मैं देख लूँगा। वहाँ के लोग बताते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ ही दूरी पे एक पेपर, वो जो पेपर लेने गया था, उनका जो लड़का था वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, भैया जी आकाश का झगड़ा हो गया है। मैं दौड़ा दौड़ा जब गया, वहाँ जाके देखा तो मेरा बेटा वहाँ नहीं था। तो पुलिस वालों से मैंने पूछा, हाँ साहब क्या हुआ यहाँ? तो उन्होंने कहा, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके बेटे को खरोच भी नहीं आई है, बट हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। तो वहाँ मैं पहुँचा, तो वहाँ जब पहुँचा तो सी डेथ। इतनी सी देर में मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन बेटे को देख के कि हुआ क्या अचानक। ना मेरा बेटा कभी किसी से झगड़ा करता है, ना कभी किसी को गाली दी है। शांत स्वभाव का था वो। बिल्कुल शांत स्वभाव का था। फिर उसके बाद जो है क्या करते, अपने आप को संभाला कि भाई और भी मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए भी मुझे करना है कुछ ना कुछ। महेंद्र जी, जब मैं आपकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। और मैं सारे दर्शकों को, आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोचिए, अपने मन में ये विचार कीजिए कि ये आपके बच्चे के साथ ऐसा अगर हादसा हो तो आपको क्या महसूस होगा, क्या आपके जज्बात होंगे कि कोई आपके बच्चे को बेदर्दी से पीटे, मारे, उसकी जान ले ले, सिर्फ इसलिए कि कुछ हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, खरोच आ गई गाड़ी पे। सामान तो हम दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जान हमारी वापस नहीं आएगी। ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। ना कोई ऐसा पेन किलर बना है जो किसी के माता पिता का दुख दूर कर दे। आपने मुझे बताया कि वो मोटरसाइकिल पे
लड़का था उसके पिता भी साथ में थे, तो उसके पिता ने रोका नहीं अपने बेटे को? यही तो हैरानगी होती है कि कम से कम एक बाप अपने बेटे को ये तो कह सकता नहीं बेटा कोई बात नहीं, टच ही तो हुआ है, क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं देख लूंगा, मार मैं देख लूंगा। इसके बाद इनको प्रायश्चित नहीं हुआ कि हमसे एक आदमी की जान चली गई, उनमें कोई जज्बाती तौर पे कोई बदलाव नहीं? कोई प्रायश्चित नहीं। उनकी फैमिली को जब हम इतने लगभग 2 साल के बाद हम गए थे कोर्ट में, तो लड़के की मदर को भी देखा तो इस तरीके हंस रहे थे कि जैसे कोई हुआ ही नहीं है। और जो बेल पे छूटे हुए थे, जाने पता नहीं कब से छूटे हुए थे, उसके जो फादर था वो लड़का था। तब जज ने हमको बुलाया कि भाई हम कुछ मुआवजा दे देते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसको खिलाऊंगा इस पैसे को, भाई मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं अपने बच्चे पाल लूँगा। मैंने कहा अगर देना ही है तो हमें इंसाफ दे दो। बहुत तकलीफ होती है आके, आज का सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है। पता नहीं आजकल कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं समझते इन बातों को, जबकि उनको समझना चाहिए कि झगड़ा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमें आज़ादी मिली है मगर हम फिर भी आज़ाद नहीं हैं। क्यों नहीं है? इस झगड़े की वजह से। आज बेटियों को, हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं है। किस वजह से? आपके झगड़े की वजह से। इस बुद्धि को इतना कंट्रोल रखो, अपने अंदर इतनी क्षमता रखो, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो हेलो हाय सॉरी यार, कोई बात नहीं। आराधना जी, आपको क्या कहना है उस परिवार को? उस परिवार को यही कहना है कम से कम किसी के बच्चे की जान ना ले। किसी को कहना है तो समझा सकता है कोई, किसी बच्चे की जान ले ली, किसी का परिवार उजड़ गया। आज हम त्योहार करते हैं, हमें त्योहार अच्छा नहीं लगता, बड़े बच्चे की बहुत याद आती है। राखी पर भी बच्चे सारे दिन रोते रहे, किसी को ये नहीं पता भाई कहाँ गया। क्या गुस्सा है ये, क्या पागलपन है ये, इतनी हिंसा, इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? महेंद्र जी, आराधना जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, और आपके दुख में हम भी आपके साथ हैं। दोस्तों, अहंकार, गुस्सा और कंट्रोलिंग नेचर, इसकी मिसालें सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। इस किस्म के बर्ताव का चलन उन जगहों पर भी देखने को मिलता है जहां आला तालीम दी जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, जहां से लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं। वहां भी इसके बहुत ही खौफनाक नतीजे सामने आते हैं। शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में नए भर्ती हुए छात्रों के साथ परिचय और मेल मुलाकात बढ़ाने के नाम पर रैगिंग की प्रथा का चलन है। नए छात्रों पर उनके ही सीनियर्स इसकी आड़ में तरह तरह की हिंसा करते हैं। एवरीडे मेरे सीनियर्स मुझे हर रोज 40-50 चांटे मारा करते थे, हर रोज। कई बार ये हिंसा इतनी क्रूर और दर्दनाक होती है कि कई बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अश्लीलता की हदें भी पार कर दी जाती हैं। पॉर्न वीडियो वगैरह दिखाया जाता था, उसके बाद उसको आपको कॉपी करना है। आपको बोलेंगे कि प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, उसके जैसे कपड़े पहनो, उसके जैसे रोल करो। नौजवानों के लिए कई बार ये बर्ताव बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और जानलेवा भी। बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपने बच्चों को एक सुनहरे भविष्य के लिए भेजने वाले माता पिताओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उनके बच्चों के साथ क्या बीत रही है। भारतीय सेना के आर्मी अस्पताल में तैनात त्रिवेणी सहाय के लिए 12 अक्टूबर 2005 की सुबह ऐसी ही एक खबर लेकर आई जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही महीनों पहले जालंधर के एक नामी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने गए अपने लाडले बेटे अमित को वे हमेशा के लिए खो चुके थे।
त्रिवेणी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए ये कितना मुश्किल होगा इसके बारे में बातचीत करना। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ उस इंजीनियरिंग कॉलेज में? 11 अक्टूबर 2005 की बात है ये। उस दिन दोपहर में 2 बजे जैसे मैं अपना हॉस्पिटल से आया घर पे खाना खाने के लिए, तभी बच्चे का कॉल आया। तो फर्स्ट जैसे उसने हेलो बोला, उसी में उसकी आवाज़ मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ़ में है, दवा हुआ सा, बहुत मतलब बीमार आदमी की जिस तरह की आवाज़ होती है उस तरह से आवाज़ आई। मैंने उससे तुरंत पूछा, बेटा क्या बात है, तेरी आवाज़ बहुत ख़राब दबी हुई से आ रही। बोला नहीं डैडी कुछ नहीं है, मैं रात को सोया नहीं था, रात को 4 बजे तक रैगिंग में था और अभी सो के उठाऊँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। मैं बोला नहीं बेटा कुछ गड़बड़ है, तू मुझे बता नहीं रहा। मैं 3 बार उसको ये चीज़ पूछा। मुझे अपने बच्चे पर बड़ा भरोसा था कि वो जो कहेगा तो शायद सही बोलेगा, बट यहाँ पे उसने मुझे धोखा दिया थोड़ा सा। वो असली चीज़ छुपा गया उस दिन। फिर वो फ़ोन कट हो गया। दैट वाज द लास्ट फ़ोन। सुबह अगले दिन 8:30 बजे मैं हॉस्पिटल गया था, तो मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। इंस्पेक्टर लखा सिंह जलंधर से बोल रहा हूँ करके बोला। बोला आप त्रिवेणी शाह जी बोल रहे हैं? बोला हाँ जी बोल रहा हूँ। बोला आपके बेटे का क्या नाम है? तो मैं बोला 2 बेटे हैं मेरे, एक कामित एक कपिल। बोला बड़ा कहाँ है? तो मैं बोला जलंधर में है। क्या करता है? बोला पढ़ाई कर रहा है। कौन से कॉलेज में? बोला NIT में है। उसके बाद बोला जी उसकी हालत ख़राब है। पहले तो इस तरह से बोला। मैं बोला जी क्या हुआ? बोला जी हिम्मत रख के सुनिए, उसकी डेथ हो गई है। मैं बोला जी कैसे? बोला जी ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। बोला वो पटरियों पे क्या करने गया था? बोला ये कुछ नहीं जानता मैं, बट उसकी डेथ हो गई है, आप आ सके तो आ जाओ। जब हम गए तो बॉडी सिविल हॉस्पिटल जलंधर के मोर्चरी में रखी हुई थी। हम मोर्चरी पे गए, बॉडी आइडेंटिफाई करने को कहा गया। मैं देखा तो बच्चे का चेहरा हंसता हुआ चेहरा था। आइडेंटिफाई करने के बाद बॉडी हैंडओवर करने की कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा, वो हमने ली। उसके बाद पुलिस से मैंने पूछा मेरे बच्चे के पास से कुछ मिला है आपको? उन्होंने मना कर दिया, नहीं कुछ नहीं मिला है। जैसे मैं पुलिस स्टेशन में बाहर निकलने लगा डेड बॉडी रिसीव करके, तब मुझे मीडिया वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक पेपर निकला है बच्चे की पॉकेट से जिस पे 10-12 स्टूडेंट्स के नाम है और उन्होंने ही उसे मारा है, ये पुलिस ने छुपा लिया है। तो मैं बोला मैं क्या करूँ अब? बोला जी आप ये स्टेटमेंट मेरे कैमरे के सामने खड़े होकर दे दो तो मैं वो नोट निकलवा के छोड़ूंगा, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। तो मैं बोला ठीक है स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ। मैंने वो स्टेटमेंट दिया। हम डेड बॉडी लेके वापस चल पड़े वहाँ से। सुबह मेरठ पहुँचे हम लोग। अगले दिन अंतिम संस्कार करके मैं बच्चे का वापस आ रहा था शमशान घाट से। जैसे घर पहुँचा तो देखा न्यूज़ चैनल पे वो पेपर दिखा रहे, ऊपर 10 स्टूडेंट्स के नाम थे। उसके बाद नीचे लिखा था दी अबव स्टूडेंट्स हैव harassed me physically, mentally, sexually. You call it ragging, but it is humiliation. It is banned, but students are ragged every day in the college. They are made naked and ordered to do bad things. I can't tell it even to my parents. मतलब ऐसा चीजें हमसे कराते हैं जो मैं अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकता। नहीं कह सकता। This all have brought me to this point. This is unjustified, but I can't bear it anymore. मुझसे अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उसने लिख के नीचे साइन किया। फिर मैंने जलंधर कोर्ट से केस को परसू किया। 7 साल बाद केस का डिसीजन होना था। मेरे से पूछा गया आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं बोला हाँ जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा तो चला गया वापस नहीं आएगा, बट एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इनके लिए होना चाहिए जिससे कि देश में ये मैसेज जाए
कि दोबारा ये रैगिंग कोई करे नहीं, किसी और के साथ ये ना हो। उसके बाद फिर उन लड़कों से पूछा गया तो उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा रोने लगा, चीखने लगा, और उसके वकील ने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि मिनिमम पनिशमेंट दे दीजिए सर 3 इयर्स का, जिससे कि इनका जीवन चलता रहे। उसकी रिक्वेस्ट को मान के 3 इयर्स का पनिशमेंट उनको अवार्ड हुआ। 3 इयर्स का पनिशमेंट है बेलेबल पनिशमेंट। तो अब वो बेल पर है बाहर? हाँ, उसी समय पनिशमेंट जिस दिन हुआ उस 2 घंटे बाद उनकी बेल हो गई और वो सब जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कहीं पे। उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया अगेन हाई कोर्ट में कि ये सज़ा तो बहुत ही मिनिमम सज़ा हुई है। वो पिटिशन अभी चल रही है, मेरा वकील है वहाँ पे, वो करते हैं जो कुछ भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेणी जी, और आपके दुख में हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रैगिंग का ये चलन कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये जानने के लिए 3G लिंक के जरिए चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं वहां पर मौजूद गौरव सिंगल से, जो इस मुद्दे पर काम करते हैं। गौरव जी, अगर हम दर्शकों को एक अंदाजा देना चाहें तो ये रैगिंग किस पैमाने पर हो रही है? यूजीसी की जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, जो गवर्नमेंट की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, उस पर एस्टिमेटेड है कि 5 से 6 लाख कॉल्स आती हैं एक साल में। 5 से 6 लाख कॉल्स एक साल में। गौरव जी, आपकी नज़र में रैगिंग की वजह क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में ये फीलिंग रहती है, एक तो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, कि वो एक माचो इमेज बनाना चाहते हैं कि देखो आज मैं कितने लोगों को जो है परेशान कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं कितने लोगों को दबा सकता हूँ। इस तरह के सारे काम जो ये माने जाते हैं कि ये मर्द, जिससे मर्दानगी की इमेज आए, मर्दानगी की सिंबल आए, तो वो जो है उसको प्रूव करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा मर्द हूँ, वो ये लोग इस तरह से करते हैं। और दूसरी बात ये भी रहती है कि लास्ट ईयर जो कुछ मेरे साथ हुआ, आओ मैं देखो अब मैं इन लोगों के साथ बदला लेता हूँ। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हम अखबार में ये नहीं पढ़ते कि कहीं किसी पर जानलेवा हमला हो गया है, कुछ लोगों ने सड़क पर छेड़छाड़ की है, किसी लड़की को तंग किया है, कहीं बलात्कार हो गया है, किसी की हत्या हो गई है। आज जो हमने हिंसा की इतनी घटनाएं देखी हैं, आमतौर पे हम जितनी भी हिंसा की जो घटनाएं होती हैं, उन सब में एक बड़ी दिलचस्प बात है जो हमें बार बार नजर आती है। एक पैटर्न है जो हमको दिखाई देता है, और वो ये है कि 95% यानी 95% हिंसक जुर्मों के पीछे किसी न किसी मर्द का हाथ होता है। क्या वजह है? क्या मर्द पैदाइशी हिंसक होते हैं? क्या हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी फितरत वायलेंट है, या कुछ और बात है? ब्रेक से लौटेंगे और मर्दों को अंदर से खोल खाल के देखेंगे। सत्यमेव जयते। कभी भी मारपीट हो जाती थी तो और घर आते थे तो माँ पूछती थी कि मार खा के आए हो? खाना तब मिलेगा जब जाके मार के पहले आओ। तुम कोई लड़की हो, चूड़ी पहने हो, मर्द हो। ज़बरदस्ती करना किसी बच्चे के साथ कि तुम मर्द हो और तुम सशक्त बनो, तुम पीटो लोगों को, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये सिखाना ही नहीं चाहिए उनको। करके क्या मिलेगा उनको, आप बताइए, क्या प्राप्त कर लेंगे वो? वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि 95% वायलेंट क्राइम्स के पीछे मर्दों का हाथ होता है। क्या बात है, क्या हम पैदाइशी ऐसे हैं? क्या हम माँ के पेट से मुक्का और लात मारते हुए बाहर निकलते हैं? दोस्तों, इस साल 15 अगस्त के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब हम इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी लड़कों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। लिहाजा आइए बात करते हैं 5 मर्दों से जो अलग अलग राज्यों से हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई थी। हमारे साथ हैं दिल्ली से विपिन भाटी, बनारस से लेनिन, राजस्थान से चिंद्रपाल जी, हरियाणा से राम मेहर और मदन लाल भारती जी। मुझे बताइए कि बचपन में आपको क्या सीख दी गई? एक लड़का होने के नाते आपको किस किस्म की सीख मिली? विपिन जी, आपसे शुरू करते हैं। मेरे को याद है बहुत बचपन का वाक्य। मैं 3 साल का था तो मेरे मामा ने मुझे कुएं में लटका दिया। ये खेल हुआ करता था, किसी बच्चे को कुएं में लटका दिया जाता है और यदि वो रोए तो उसको कहा जाता है, अबे क्या हुआ, तू मर्द नहीं है क्या? तो बचपन से ही हमें ये ट्रेनिंग दी जाती थी
छत होती थी, तारे होते थे और मैं बहुत छोटा था। उस पर मुझे अकेले सोने को पूरी गर्मियों की छुट्टियों में बोल दिया गया था। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उम्र रही होगी 4 साल। तो मुझे बहुत बेहद डर लगता था। और हमारे यहाँ पे ये अच्छा नहीं समझा जाता कि 3 साल का भी अगर बच्चा है तो वो आके पिताजी को कहे मुझे डर लग रहा है, तो वो वहीं पिट जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती पिटने से भी बेकार है। पिट के आप वहीं पे लगा लेते हो मरलम उस पे, लेकिन बेइज्जती आप सालों तक अपने मन में उसकी चोट रहती है। चोट रहती है। लेनिन जी, आपके बचपन में आपको क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या आपने देखा, क्या सीखा? मैं बहुत छोटी उम्र से दादा के साथ जब अपने गांव गया, तो मेरा गांव ठाकुरों का गांव था। अब जब कभी भी मारपीट हो जाती थी तो और घर आते थे तो माँ पूछती थी कि मार खा के आए हो? खाना तब मिलेगा जब जाके मार के पहले आओ। तुम कोई लड़की हो, चूड़ी पहने हो, मर्द हो। और उसके बाद ये था कि हमेशा जो है हम लोग लड़कियों को जो है कभी भी कोई महत्व नहीं देते थे। लड़की को इंसान ही नहीं समझते थे, माल समझते थे, माल। और अगर किसी लड़की से आप बातचीत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अरे तो मर्द ही नहीं है, मौगा टाइप का आदमी है। मौगा मतलब? मौगा माने जो है मतलब मर्द आप नहीं है, गाली है, आप नीचे टाइप के। मौगा मतलब मर्द नहीं है? मर्द नहीं है आप। चंद्रपाल जी, मुझे बताइए कि बचपन में आपका भी यही अनुभव था? जी, जब मैं छोटा सा था तो दादाजी दादी जी के पास ही रहा था जी। तो दादाजी दादी जी को दोपहर में अगर खाना ठंडा हो गया, 2 मिनट लेट हो गया तो मारने दौड़ पड़ते थे। आपके दादा दादी को मारते थे? वो मारते थे। और राजस्थान में इतनी भयंकर धूप पड़ती है तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो रात को कई बार तो वो घर से बाहर भी निकाल देते थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यही चीज़ मेरे पापा जी मम्मी जी के साथ, मारपीट तो नहीं की कभी, लेकिन वही गुस्सा थोड़ी सी बात के लिए कि अगर थोड़ी सी किसी भी चीज़ में लेट हो रहे हो तो किसी के सुनना नहीं है, जो उन्होंने बोल दिया ऑर्डर इज़ ऑर्डर। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो पालन पोषण है, वो जो मानसिकता है, वो इसी हिंसा या मान लीजिए ऐसे परिवार में हुआ है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वही काम मैंने मेरी पत्नी के साथ शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आज यूँ लग रहा है कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके साथ। राम जी, आपके बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। आपने क्या पाया, क्या सीखा आपने? असल में किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई मर्द होने के नाते आपने ये करना है। जो आसपास माहौल था या परंपराएं और परिवार में जो चलता रहा था उसी को फॉलो किया। मतलब मार पिटाई तो खूब की पत्नी को, जिसका आज पछतावा है। मार पिटाई भी इस तरीके की, मुक्का मार दिया मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर, आँख के ऊपर, कहाँ पे लगेगा। मतलब ये कि भाई ये पीटना तो उसका हक है। और ये हरियाणा में एक कहावत भी थी, उसको भी हम डिस्कस करते थे कि 2 उठती के मारो और 2 बैठती के मारो, सवेरे शाम, तब उसकी मर्दानगी कायम रहेगी। जब उठे तो 2 मारो, जब बैठे तो 2 मारो। 2 मारो। तो ये मतलब कहावत है। हाँ, ये कहावत हरियाणा की। तो तब वो मर्द जो है वो मर्द कहलाएगा। हाँ। मदन जी, आप बताइए, आपने बचपन में मर्द होने के नाते क्या देखा, क्या अनुभव थे आपके? मैं पढ़ाई में कभी ढंग से पास नहीं हुआ। जी जी। लेकिन ये जो मर्दानगी है, इसमें हम सब मर्द पास होते हैं अच्छे नंबरों से। मेरी छोटी बहन बबली उसका नाम है, जब उसने 5वीं पास कर लिया, मैं 7वीं 8वीं क्लास में हूँगा। स्कूल थोड़ा दूर था, पहले गांव में ही था, उसके बाद स्कूल दूर। 5वीं के बाद 6ठी दूर था? 6ठी दूर। तो परिवार में बात आई कि भाई बहन को भी साथ लेके जाओ, तो मैंने मना कर दिया कि ये अगर जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं जाऊँगा? मेरे मान सम्मान को मुझे लगता है कि अरे इसकी बहन साथ जाती है पढ़ने, मैं आज MA कर गया और बीएड कर गया मैं, वो 5वीं से आगे नहीं गई। मुझे लगा कि जैसे मैंने एक मर्डर किया है। वो आपने उसके अंदर का जो भी पोटेंशियल था वो आपने एक तरह से घोंट दिया, मार दिया। घोंट दिया। मुझे बताइए कि मैं ये भी अपने रिसर्च में पाया कि बहुत सारे मर्दों ने ये कहा कि हम अपनी औरत के साथ बाहर चल नहीं सकते। मतलब अगर गांव की गली से निकल रहे हैं और वो लड़की जरा उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं तो वो इशारे से उसको कह रहे पीछे रह जरा। अच्छा, पीछे चलो, मेरे हाँ, पीछे चलो। आगे तो चल ही नहीं सकती। आगे तो चल ही नहीं सकती। और साथ में भी नहीं चल सकती, पीछे पीछे चल वो रहेगी और थोड़ा दूरी बना के रखे।
कमाल है। इसी तरह मैंने बचपन में देखा था कि जो हमारे चाचा थे, चाची थे, वो लोग केवल उनका रिश्ता जो है शादी वादी होता था तो जब गांठ वाँठ जोड़ते थे या वो रात को जाते थे सेक्स के लिए, शारीरिक सेक्स के लिए। तो जज्बाती रिश्ता नहीं, जज्बाती रिश्ता है ही नहीं। हमारे रिसर्च में हमने ये भी देखा कि कई मर्दों ने ये कहा कि हम जब हम गांव में जब बाहर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को उठा नहीं सकते। ये बात सही है? जी बिल्कुल। हरियाणा के अंदर मर्द लोग जो हैं बच्चा गोद में नहीं उठाते। क्यों? उनको लगता है कि ये थोड़ा नीचे का काम है, ये औरतों का काम है। औरतों का काम है। तो अगर आपने बच्चे को उठाया तो लोग हंसेंगे। और क्या क्या वर्ड आपने यूज किया था? वो हमारी तरफ कहते हैं मौगा है। मौगा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मौगा मैं हूँ। हाँ, इस देश का सबसे बड़ा मौगा मैं हूँ, क्योंकि मैं बात बात पे रोता हूँ, बड़ा जज्बाती हूँ मैं, जल्दी आता रोना मुझे। दूसरा, मैं अपने बच्चे को जब तक 10 दफा गले नहीं लगाऊं तब तक मेरा लगता है कि दिल मेरा पूरा नहीं हुआ है। और अपनी वाइफ के साथ मैं हर जगह जाता हूँ हाथ पकड़ के। तो मुझे तो गांव में एंट्री नहीं मिलेगी आपके। बोलेगी ये कौन आ गया भैया, इसको हटाओ। तो ये मर्द जो है काफी कुछ खो रहे हैं इस चक्कर में क्योंकि मेरे लिए तो ये चीजें बहुत अहम और जरूरी हैं मेरी जिंदगी में। तो अगर कोई एक समाज ऐसा बन रहा हो जहां जज्बाती ना हो तो कितने क्रूर होंगे वो, कितने खतरनाक होंगे वो। और यही नहीं, हम लोग के गांव में बाद में मुझे जब समझ में आया कि हम हमेशा कट्टा लेके चलते थे, क्योंकि हम मर्द भी थे और ठाकुर भी थे। और हम लोग इस तरह से लोगों का खलियान जला देते थे। आम जो है कट्टे से तोड़ते थे। तरबूजा होता है, जो नाराज हो गया, अरे उसने हमको खिलाफ बोला है, तरबूजे पे जो है गोली मार दी 10 जगह जो है। और उसका असर ये हुआ कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे मेरे गांव को, तो करीब 30 से 40 लोग एक दूसरे को मारे। बाद में जब चेतना बढ़ी तब समझ में आया कि वो मर्दानगी की जो शिक्षा थी, आपस में ऐसा लड़े, किसी से पूछे किस बात की लड़ाई है, किसी को पता नहीं। तो जब बच्चों को इस उम्र से ये सिखाया जाएगा कि जाओ मार के आओ, तुम मार खा के कैसे आए, उसने तुमसे ये कहा, तुम जाके उसको 2 थप्पड़ मार के आओ। जब आप लड़कों को इस तरह परवरिश करेंगे उनकी, तो जाहिर है आगे जाके वो हिंसा ही करेंगे, क्योंकि यही बचपन से कूट के हम भर रहे हैं उनके अंदर। तो इसलिए औरतों से जो समाज प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी का अनुभव, मेरे गांव का अनुभव, जो समाज औरतों से प्यार नहीं करता वो केवल हिंसा करता है, अशांति फैलाता है, युद्ध करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। जब लड़कों को बचपन से यह बताया जाएगा कि लड़कियां उनसे कमतर हैं, उन पे काबू रखना चाहिए, वो इस्तेमाल के लिए बनी है, तो औरत और मर्द के बीच में रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं। और इस सोच की वजह से आज हम समाज में इतने घिनौने जुर्म औरतों के खिलाफ देखते हैं। महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान समझने की सीख लिए हुए पुरुष महिलाओं पर मनमर्जी करना अपना हक समझते हैं। इस मनमर्जी का एक घिनौना रूप एसिड अटैक्स के रूप में आए दिन देखने को मिलता है। इन हमलों के पीछे अक्सर एक तरफा प्यार होता है और दूसरे इंसान से ना न सुन पाने की बुज़दिली। स्टॉप एसिड अटैक्स नाम की संस्था से जुड़े आलोक और लक्ष्मी मर्दों की इस किस्म की कायरता के खिलाफ एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और इससे जूझ रही महिलाओं की जिंदगी फिर से संवारने के काम में जुटे हैं। लक्ष्मी, आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। लक्ष्मी, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। 2005 की बात है जी। मैं उस टाइम पे 7th स्टैंडर्ड में थी। 7वीं में? जी, 15 साल की थी। और मेरे पड़ोस में एक लड़का काम करता था जो कि 32 साल का था। मैं उनको भैया करके ही बोलती थी। लेकिन अटैक के 10 महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मैं आपको भाई बोलती हूँ और आप इस तरीके से मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, और आज के बाद आप मुझसे कभी बात मत करिएगा। 10 महीने में उन्होंने बहुत टॉर्चर भी किया मुझे, बट लेकिन मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं एक लड़की भी थी। उसका रीज़न ये था कि वो मेरा स्कूल छुड़ा देते, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही आता, ये होता मेरे साथ। और उसके बाद फिर उनका मेरे पास 19 अप्रैल को 2005 में मैसेज आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। दोबारा मैसेज आया उनको? हाँ। तो वो पीछे लगे हुए थे मतलब आपके? लगातार बहुत कुछ हुआ था, मतलब उस बीच हालांकि में। आपने सफाई से उन्हें ना कह दिया था। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया था। फिर
उसी दूसरा मैसेज किया, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को रोज़ाना की तरह मैं जा रही थी खान मार्केट से, और 10:45 का टाइम मॉर्निंग सुबह था। जी, तो मैं वहाँ से निकल रही थी। वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों मुझे फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद वो दोनों आए और आके वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन में धक्का मारा, ग्लास में एसिड था और वो मेरे फेस पे डाल दिया उन्होंने। उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई थी, और उसके बाद जब अचानक से मैं होश में आई तो मैं इतनी बुरी तरीके से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अचानक से उठी, हिम्मत करके आँख खोलने की कोशिश किया। फेस ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, मतलब पूरे बॉडी में फेस बहुत भारी लग रहा था, और बहुत जलन, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी में ही आग लग चुकी है, ऐसा फील। फिर 3 बार मैं नीचे गिरी ज़मीन पे, दूसरे रोड पे गई, 3 बार कार से एक्सीडेंट भी हुआ मेरा। उन कार वालों को मैंने बोला कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा फ़ोन दे दीजिए, मेरे पापा से मेरी बात करा दीजिए। इतना ही लोगों को बोल रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं। फिर लोगों ने एकदम घेरा बनाया, सबके पैर पकड़ रही हूँ, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया और एक बॉटल में आधा पानी और उन्होंने डाला, जिससे कि मेरे यहाँ पे आ गया, ऐसे करके इधर आया, इधर बर्न हो गया मेरे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर का पूछा, मेरे पेरेंट्स को लेके आए, पुलिस वाले मुझे पीसीआर में लेके जा रहे थे। तो मैं अपना हाथ, ये पूरा हाथ देख रही थी, तो ये जो मेरा हाथ है ना, एकदम जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, उसको जलाते हैं तो वो टपकता है, ऐसी स्किन ज़मीन में टपक रही थी, पूरा फेस से स्किन एकदम टपक रही थी, ऐसा हो रहा था। हॉस्पिटल लेके गए, 20 बाल्टी पानी डाला गया। पापा मम्मी आए, पापा को गले लगाया, पापा की पूरी शर्ट जल गई, इतना खतरनाक एसिड था वो। फिर उसके बाद ऐसी आरएमएल हॉस्पिटल में मेरे को 2 ऑपरेशन किए, बट लेकिन मेरे को होशो-हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था। बहुत पेनफुल था वो वक्त मेरे लिए, बहुत स्ट्रगल था वो सब। तो मैं वापस घर गई, इतना ख़राब फेस था कि कोई मुझे नहीं देख सकता था, मतलब आंखें बाहर थी, होठ बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पूरा ये सड़ रहा था, बिल्कुल गल रहा था, बहुत बर्बाद हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को अपोलो में एडमिट किया गया बाद में, फिर वहाँ से मैं ठीक होना चालू हुई। मुझे खुशी इस बात की है आपको देख के और सुन के कि आप जज्बाती तौर पे टूटी नहीं हैं और आपने अपने आप को बनाए रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर आपका एक जो रिश्ता शुरू हुआ है लक्ष्मी के साथ, वो कैसा हुआ, वो कैसे हुआ? हम लोग कैंपेन कर रहे थे साथ में, और वही लक्ष्मी के साथ कि जब मैं बहुत अच्छी तरह पला बढ़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं रही, सब चीज़ें सब तरीके से ठीक रहा, फिर भी बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं इंसान को, बहुत सारी चीज़ें उदास करती हैं। और उस पूरे टाइम में जब लक्ष्मी से मिलता था, जब लक्ष्मी ने इतना कुछ झेल लिया, मतलब इनका जो पेन है वो एक, ये तो अटैक का पेन जो इन्होंने बताया, इसके बाद का ऑपरेशन का पेन, फिर इसके बाद इनका भाई की भी रिसेंट डेथ हो गई, इनके फादर की डेथ हो गई, और इस घटना के अराउंड ही सब लोग चले गए। तो इसके बाद भी अगर ये अलाइव है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है जिससे सबको इनसे प्यार हो जाता है। तो बस वैसे ही हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उसी साथ में काम करते करते ऐसे प्यार हो जाता है, हमें भी प्यार हो गया, लगा हुआ जी। बड़ी खुशी है हमें, बहुत खुशी है। मुझे बताइए कि एक लड़का या एक मर्द किसी लड़की पे एसिड क्यों फेंकता है? एक तो ये कि उसका ईगो हर्ट होता है कि इसने मुझे क्यों मना किया, क्योंकि उसकी बचपन की जो परवरिश होती है, उसको हर चीज़ उसका डिमांड पूरा किया जाता है। बेटा राजा है, जो चाहिए उसको दो। बिल्कुल। तो जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि लड़की भी एक चीज़ है, इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी हिम्मत, वही चीज़ है। वो जो शख्स जिसने ये घिनौना काम किया, वो आज कहाँ पर है? वो अभी जेल में है। वो 4 दिन के बाद अरेस्ट हुए थे, 1 महीने के बाद उनको बेल मिल गई जी। उन्होंने बेल मिलते ही सबसे पहला काम किया, शादी किया उन्होंने? बिल्कुल। कौन अपनी बेटी की शादी या अपने बहन की शादी, या कौन औरत शादी करना चाहेगी ऐसे मर्द से जो एसिड फेंकता है? लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि अभी हम कह रहे कि कौन, लेकिन वही लेडी जब मैं कोर्ट जाती थी, अपने पति के साथ आती थी, वो ऐसा लगता था कि वो मासूम लोग हैं और क्रिमिनल मैं हूँ।
कितनी संख्या होगी ऐसे मर्दों की जिन्होंने इस किस्म के अटैक किए हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई है किसी और लड़की से? लगभग हर एक केस में शादी हो जाती है। बहुत ऐसे रेयर जो आदमी एसिड फेंकता है उसकी शादी हो जाती है और समाज कराता है, उनकी अरेंज मैरिज होती है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा कल्चर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्राइम हमारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लड़के हैं, मतलब हमारे नेता बयान देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और यही चीज परेशान करता है। ये नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक गिर चुके हैं। ये एक आईना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनकी शादी हो चुकी है। और हमें ये चीज़ जो रेप केसेस हैं उसमें भी हमें यही पता चला कि जितने जो रेपिस्ट हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। डाउरी में जो जलाते हैं अपनी वाइफ को या अपनी, तो वो आदमी फिर दोबारा शादी करता है। तो समाज जो है ऐसे मर्दों को या ऐसे इंसानों को कैसे स्वीकार करता है, ये बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मतलब ये हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। चलिए लक्ष्मी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज का शो ख़त्म होते ही मैं स्टार प्लस पर आपके साथ लाइव रहूंगा। आप ट्विटर, फेसबुक या सीधा मुझे फ़ोन करके अपने सवाल, सुझाव या अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं। जल्द ही लौटते हैं। मर्दानगी के लिए हकीम ताराचंद से मिलिए, शिलाजीत लो तो ये हो जाएगा। मतलब ये बेचारे शिलाजीत ही ढूंढते फिरते हैं। शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत होता है, तुम सबको पता है। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमला बसीन जी, जिन्होंने मर्दानगी के इस मुद्दे पर सालों से काम किया है, बल्कि मर्दानगी पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। कमला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपको क्या लगता है ये जो मर्दानगी है, ये जो सोच है हम में, ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आमिर के बहुत भारी दिल है ये कहानियाँ सुन के, और शर्मिंदगी है। मुझे लगता है कि ये जो हिंसात्मक मर्दानगी है जी, और इसका जुड़ाव जो है ये असमानता से है, नाइंसाफी से है, पावर से है, वो सत्ता से है। क्या सोच है? मैं सही हूँ, आप गलत हो, और आपसे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लात मार सकती हूँ तो मैं लात मारूंगी, बात क्यों करूं? तो मैं पावरफुल हूं तो मैं सही हूं। जी बेशक। इंसाफ तो फिर आया नहीं, मैं गलत करूं सही करूं। बिल्कुल। और यही मैं चाहती हूं कि हमारे जो लड़के दोस्त हैं कि रियली अगर मर्दानगी कुछ होनी चाहिए असली, तो ताकत को मोहब्बत मत करो, मोहब्बत की ताकत को समझो। वाह क्या बात है। और देखिए ये भी गलत है कि मर्दानगी का कुछ भी लेना देना कुदरत से है। कुदरत ने औरत और मर्द में सिर्फ एक बड़ी सी बात फ़र्क बनाई है। औरत अपने जिस्म में बच्चा रख सकती है जी, तो हमारे पास बच्चेदानी है, और हमारे पास उसको दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट्स हैं जी। अब आप मर्दों बेचारों में ये दो चीज़ें नहीं हैं, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरी प्रार्थना है कि अगली बार आप औरत हों और आपको इसके अलावा कुदरत ने पुरुष और औरत में कोई और फर्क नहीं किया है। जी जी। तो प्यार का, मोहब्बत का, बच्चों को पालने का, बच्चों को गोदी में उठाने का कुदरत ने मना नहीं किया है। ये यूपी वालों ने और हरियाणा वालों ने जो बता रहे थे क्या आप बच्चे नहीं उठाओगे, आप खाना नहीं बनाओगे, कि भैया हमारे कोई 5-6 हाथ दिए हैं क्या, एक हाथ से खाना बना लो, एक हाथ से कपड़े धो लो, एक हाथ से उनका कच्चा बनियान धो दो, एक हाथ से उनके जूते पॉलिश कर, नहीं, 2 ही हाथ हमारे हैं, 2 ही मर्दों के हैं। तो कुदरत ने ये फैसला नहीं किया कौन सा काम कौन करेगा, ये तो हमने किया है। हाँ, तो कुदरत की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे अपने पेट में, वो कुदरत है। लेकिन बुद्ध करुणामयी हो सकते हैं, ममतामयी हो सकते हैं। और चूंकि इसका रिश्ता कुदरत से नहीं है, औरतें भी बहुत जालिम होती हैं, हो सकती हैं,
वो तो पितृसत्ता में हमको मार पड़ती रहती है, तो इसलिए हम थोड़े से दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक औरत को आपने सास बनाया, वो भी हर किस्म के जुल्म करती हैं। पावर जहाँ आता है जी, जहाँ पावर की बात है। अब आप देखो, एक एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, जब वो अपने से सबॉर्डिनेट के साथ होता है तो वो शेर होता है। जैसे ही डीआईजी साहब आए, वही व्यक्ति बिल्ली हो जाता है। जो शेर था अब बिल्ली हो जाता है। 1 मिनट में सर, सर यस सर, यस सर, वो इधर हुए, अब क्या कह रहा था तू? तो इसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे विचारों से है। हमें तो हमेशा लगता है कि ये जो मर्दानगी है, इससे औरतों का बड़ा नुकसान होता है। औरत का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप ये भी समझ लें, जो पुरुष हिंसा करता है उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? उसकी तो इंसानियत खत्म हो गई ना। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि 40% हमारे पति परमेश्वर पत्नियों को मारते हैं। जो शख्स अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, उसके अंदर कुछ मरा होगा, तभी वो हाथ उठा सकता है। जो इंसान 6 महीने की, 6 साल की बच्ची पर बलात्कार कर सकता है, उसके अंदर कुछ टूट चुका होगा, मर चुका होगा, कुछ मर चुका होगा। तो ना तो अपने जज्बात से रिश्ता बचा, ना अपने जिस्म से रिश्ता है, ना अपनी आने वाली पीढ़ी से रिश्ता है। तो भैया किससे रिश्ता है आपका? सिर्फ सत्ता से। फायदा है सत्ता का, नुकसान है इंसानियत का। वाह भाई, क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल ही नहीं मैं उठता। समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया, अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई। और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत गई, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं बिल्कुल जाती, सही। हमारी इज्जत नहीं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 15-20 साल से बहुत से मर्दों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि जो पितृसत्ता मर्दों के साथ कर रही है, वो भी घातक है, वो भी खतरनाक है, कि उनका नुकसान हो रहा है। और मर्द मर्दानगी के खिलाफ उठ रहे हैं। जी, और मर्दों को उठना पड़ेगा आमिर। जी बिल्कुल सही। आज भी मैं देख रही थी, अगर औरतें कुछ कह रही थी तो मर्द ऐसे जोर जोर से ताली बजा रहे थे जैसे 2 गुट हैं। औरत और मर्द के 2 गुट हैं ही नहीं। 2 गुट अगर हैं तो एक तरफ समानता वाले हैं और एक तरफ असमानता वाले हैं। ये हैं 2 गुट। तो हम तो इसको औरत और मर्द के बीच की लड़ाई मानते नहीं। तो हमें हर स्तर पर काम करना पड़ेगा, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि ज्यादा काम हमें अपने अंदर करना है। बहुत सही कहा आपने, अपने अंदर करना है। कमला जी, मुझे बताइए उन मर्दों के बारे में जो ये मर्दानगी की वजह से इतने प्रेशर में आते हैं, उनसे वो प्रेशर टॉलरेट नहीं किया जाता। नहीं, आप देखिए, ये कहते हैं कि कौन मर्द अच्छा मर्द है? वो लंबा हो, वो ताकतवर हो, वो सब पूरा घर के लिए कमाने लायक हो, जो हमारी परिभाषा है, समाज की परिभाषा है। बिल्कुल। तो समाज की परिभाषा में कितने मर्द फिट होते हैं, ये तो बताइए मुझे। तो फिर जो मर्द साइज में छोटा रह गया, मर गया, खत्म हो गया। जो पतला रह गया, वो खत्म हो गया। और फिर के मर्द की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है। इस समस्या से मर्द कितने जूझ रहे हैं, आप सड़कों पर, दीवारों पर पाए जाने वाले इश्तहारों से देख सकते हो। मर्दानगी के लिए हकीम ताराचंद से मिलिए, मतलब हर मेले में वहां पर वो आता है, हर नुक्कड़ पे शिलाजीत लो तो ये हो जाएगा। मतलब ये बेचारे शिलाजीत ही ढूंढते फिरते हैं। और वैसे वाले, शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत होता है, सबको पता है, शिलाजीत होता है जो इनको मर्दानी बनाने वाली दवाई। तो इतने ये बेचारे परेशान रहते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। तो मैं ये मानती हूँ कि आधे लोग, मतलब उसमें आधा कारण तो गरीबी है जी, आधा कारण मर्दानगी है। मैं कैसा मर्द हूँ
कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता। मतलब वो पुरुष के जैसे फेल हो गया बेचारा। कितनी महिला किसानों ने करा है, किसी ने नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं मर्द हूँ ये नहीं कर पाता, तो उनके वो प्रेशर, इतना जबरदस्त प्रेशर। और दूसरा कहा जाता है पुरुषों को कि तुम रोगे नहीं, यानी तुम अपनी इमोशंस को नहीं समझोगे। अगर आप इमोशंस को नहीं समझोगे तो गुस्सा आएगा तो बेकाबू हो जाओगे। किसी से मोहब्बत हो गई, उसने ना कर दिया, आप बेकाबू हो गए, आपने जाके एसिड फेंक दिया। आज आपने सुना रैगिंग में एक दूसरे को मार रहे हैं, मोटरसाइकिल ज़रा सी छू गई तो उनके बच्चे को ख़त्म कर दिया। तो ये जो हिंसात्मक मर्दानगी है जी, ये मेरी नज़र में दुनिया में आज जितनी खतरनाक बातें हो रही हैं जी जी, सबके पीछे है ये। जैसे कि जैसे दुनिया में 100 करोड़ औरतों पर हिंसा होती है। 100 करोड़, 1 बिलियन women। दुनिया में जंग चल रहे हैं, जितनी जंगें चल रही हैं दुनिया भर जितनी में, जंगें चल रही लड़ाई हैं, झगड़े फसाद, उसके पीछे यही हिंसात्मक मर्दानगी है। जिस तरह की आज इकोनॉमी है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, उसके पीछे भी ये मर्दानगी है। टेररिज्म के पीछे यही मर्दानगी है। जो लोग मजहब के नाम पर फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं, उसके पीछे भी यही मर्दानगी है। तो वक्त लगेगा बदलने को, लेकिन अगर मर्द के बच्चे हैं तो बदलो ना। बदलो। क्या बात है। कमला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक कंगना, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्द में? बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव। वैसे मैं भी काफी सेंसिटिव हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। परिवार के अलावा और कई चीजें हैं जिनका गहरा असर होता है एक बच्चे पर, और उनमें से शायद सबसे अहम जो है वो है सिनेमा। अब मैं न्योता देना चाहूंगा हिंदी फिल्म जगत की 3 बहुत ही बेहतरीन और लोकप्रिय एक्ट्रेसेस को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत एंड परिणीति चोपड़ा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हमारी टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर देखें और फिर उसके बाद हम बातचीत करें। सिनेमा का समाज के साथ एक गहरा नाता है, लेकिन औरत और मर्द के रिश्ते को लेकर हमारी फिल्में हमें क्या पाठ सिखा रही हैं? सबक नंबर 1, लड़की के साथ आप लफंगों जैसा बर्ताव करें तो उसे अच्छा लगता है, वो पट जाती है। ये क्या आइटम है? ये तो फर्स्ट क्लास से पीछे सीट है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। लड़का अगर लड़की को जबरदस्ती किस करे तो लड़की को अच्छा लगता है। Love your strawberry lipstick, babe. सबक नंबर 2, लड़की के कपड़ों पर, उसके कैरेक्टर पर कमेंट्स पास करना, उसे नीचा दिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? सबक नंबर 3, पत्नी या महबूबा के ऊपर बेहिचक हाथ उठाया जा सकता है। सबक नंबर 4, लड़की के मना करने के बावजूद उसे पाने की जिद करना हीरोइज्म की निशानी है। काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। सबक नंबर 5, लड़की इंसान है ही नहीं, एक चीज है। खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। और क्योंकि लड़की एक चीज है, इसलिए मनोरंजन के नाम पर भद्दे आइटम नंबर्स पेश करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। मैल तन की बदन से धुलेगी, आबरू की सिलाई खुलेगी।
शर्म का भी लिफाफा फटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये सब मनोरंजन है और इस सब के बावजूद दी एंड से पहले हीरो को हीरोइन हमेशा मिल जाती है। दीपिका, कंगना, परिणीति, हमारे फिल्मों में हम कई चीज़ें बताते हैं, कई सीख मिलती हैं। जैसे कि जो पहली सीख हमें मिली कि आप लड़की के साथ बदतमीज़ी करिए तो लड़की जो है वो आपके प्यार में गिर जाएगी ना। मुझे आपसे पूछना है कि आपकी निजी ज़िंदगी में, आपकी रियल लाइफ में अगर कोई लड़का इस तरह का बर्ताव करे, बदतमीज़ी करे, ज़बरदस्ती करे आपके साथ, तो आप तीनों का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा? दीपिका, आपसे शुरू करते हैं। मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और मेरे साथ हुआ है। अच्छा। पहले एंड सो ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड स्टैंड बाय। तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगी? कभी नहीं। कंगना, आप? आई थिंक ये जो फिल्मों में चीज़ दिखाते हैं और ख़ासकर जो लड़कों में काफ़ी प्रचलित है इस तरह के कहावतें कि लड़की सेज नो इट मीन्स येस, तो मुझे ये कभी समझ नहीं आई बात। और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब भी मैंने किसी लड़के को बैक ऑफ होने के लिए कहा है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज़ पीछे हट जाइए, तो मेरा वही मतलब था, नो मीन्स नो। जी जी जी। परिणीति, अगर कोई स्ट्रेंज लड़का है, वो आपको सडनली आपके साथ ज़बरदस्ती करे, आपको चूमने की कोशिश करे, जहाँ जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बहुत सारे हीरो जो हैं, शायद मैंने भी बहुत सारी गुस्ताखियाँ की हैं अपनी फिल्मों में और मुझे बड़ा शर्म है इस बात का। नहीं, सचमुच में, क्योंकि हम उस वक्त हम समझते नहीं कि हम जो दिखा रहे हैं या जो हम सीन कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, और इस बात का एहसास मुझे आज है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती करे आपसे, आपको सडनली आके चूम ले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा ऐसे मर्द के साथ? मैं डेफिनेटली उसको पुलिस में मारूंगी, कंप्लेंट करेंगी? डेफिनेटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज लोगों में उल्टा जा रहा है। उनको लगता है हमारी फिल्मों की वजह से कि लड़कियों को ये ही पसंद है, बदतमीजी पसंद है। मैं एक्चुअली सबको कहना चाहती हूँ कि फिल्मों में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। अगर मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ जहाँ पर एक आइडलाइजेशन होता है कि अगर आमिर ने एक पिक्चर में ऐसा किया या शाहरुख ने ऐसा किया तो मैं करूँगा तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी। क्योंकि जब लड़की ने पिक्चर देखी थी तो उसको बहुत मज़ा आया था, तो अगर अब मैं रियल लाइफ में करूँगा वो तो डेफिनेटली इंप्रेस होगी। तो मैं भी एक छोटे शहर में हूँ जहाँ पे मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी जी। और लड़के साइकिल पे मेरा पीछा करते थे। अच्छा। लड़कों का यही बर्ताव होता था, आना, गाने गाना, फूल फेंकना, मेरी स्कर्ट पे कमेंट करना, ये बोलना कि तुम्हारी सॉक्स तो बड़ी छोटी हैं, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। इतनी ह्यूमिलिएटिंग चीज़ें होती थी हमारे साथ। बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक आप स्कूल पहुँचते थे, जो सिर्फ 10 मिनट दूर था, आपको ऐसा लगता था जैसे शायद बलात्कार जैसी चीज हुई है। इतनी सीरियस, आपको इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती थी। मैं कई बार रोते हुए पहुंची हूँ स्कूल। मुझे याद है कि मेरे साथ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी चंडीगढ़ में, लड़के ऐसे बाइक पे जाते हैं तो वो लड़कियों को टच करने की कोशिश करते हैं और मुझे, क्योंकि वो बाइक बहुत स्पीड से लिया और उसने लिटरली मुझे पंच किया मेरे चेस्ट में, मुझे पंच किया एंड आई फेंटेड देयर एंड आई वाज लाइक दैट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक आप बेहोश थी? और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं कि मुझे ऐसे टीज किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, और हमें गलत माना जाता था, जैसे हमने कुछ किया। तो जो फिल्मों में हम को लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार है, ये फन है, तो सिर्फ फन है, वो फन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इससे बुरा ट्रॉमा किसी के लिए भी नहीं हो सकता। दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन एक्सपीरियंस। फिल्मों में इसका अंत दिखाते हैं, अच्छा होता है, लड़की मान लेती है। रियल लाइफ में इसका अंत कहाँ जाके रुकता है? जेल में। काश ये सच होता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। रियल लाइफ में वो जेल में नहीं पहुंचता। रियल लाइफ में लड़की के साथ कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि आप डार्क सिनेमा मत दिखाइए और जो वास्तविकता है वो मत दिखाइए, आप दिखाइए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से वो लड़की की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे और लड़के को अफेक्ट करेंगे, इसका अंत कभी सुखद हो ही नहीं सकता। उसकी भी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये वही लड़के हैं जो आगे चलकर रैगिंग, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तंग करते हैं, वो सबको तंग करते हैं, लड़कों को भी तंग करते हैं, अपने माँ बाप को भी तंग करते हैं। तो वो एक ऐसे असामाजिक
टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आई थिंक अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है। वो उस लड़के की जो है शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे, तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं और मेरे हीरो जो है वही कर रहे हैं। नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है। वो ऐसा सोचते हैं। और सर अगर आप देखिए, ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर और ट्रैजिक स्टोरीज और डार्क कैरेक्टर जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन आप देखिए उनका इन्फ्लुएंस इज सो पॉजिटिव। आपको सीख सही मिलती है। यू आर स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। लेकिन यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, लड़की को जिस तरह से दिखाते हैं, या ये जो जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तंदूरी चिकन बुलाया जा रहा है, कभी उसका कोट मुंह में डाल लेगा, या कभी उसका दुपट्टा खींच लेगा, या कभी उसका कुछ कर लेगा, वो इतराती रहेगी, डजंट मैटर। हम चाहे कितना भी अपने देश को डिफेंड करें, चाहे कितना भी अपनी फिल्मों को डिफेंड करें, लेकिन ये शर्मनाक है जो हम एक्चुअली में दिखा रहे हैं अपने सिनेमा को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जी, आपको लगता है ये दीपिका? यू नो, आई यूज्ड टू हियर कि फिल्मों का एक बहुत एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, एंड आई नेवर टुक इट सीरियसली अंटिल राइट नाउ, अंटिल द फैक्ट कि अब हम यहाँ बैठ के इस टॉपिक को इतनी सीरियसली हम डिस्कस कर रहे हैं जी। तो शायद अब आगे जाके और ध्यान रखेंगे और ध्यान रखूंगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में जो हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ चीजें भी हम दिखाते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ, कितने लोगों को लगता है हम लोगों को ये सब चीजें, ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम सभी क्रिएटिव लोगों को थोड़ा रुक कर, थोड़ा थम कर ये सोचना चाहिए कि हम अपनी फिल्मों के जरिए क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने ऑडियंस को, अपने आने वाली पीढ़ी को। तो चलिए दोस्तों, आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम महिलाओं को एक वस्तु, एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना बंद कर दें? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-833-4006। आप सबके समर्थन को मैं फिल्म इंडस्ट्री के हर हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, सभी नामचीन लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। ये अच्छा मौका, चांस मत छोड़िएगा। मैंने एक 2-3 साल पहले एक मेरे फ्रेंड की बच्ची थी जो कि जैसे ये अश्लील आइटम नंबर होते हैं, तो वो उनके स्टेप रिहर्स कर रही थी, छोटी बच्ची। उस पे तो क्यूट लगेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसकी जैसी मानसिकता बन जाएगी, या जिस तरह से वो एक्सेप्टेंस के लिए चाहेगी कि ये चीज़ सराही जाती है या इस चीज़ पे तालियां बजती है, या जो, तो उस चीज़ को लेके मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना जिम्मेदार महसूस हुआ कि मैंने एक छोटा सा स्टैंड तो लिया कि पिछले 3-4 सालों में मैंने कम से कम 6 आइटम नंबर जो हैं वो रिफ्यूज़ करे हैं। आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कि हम फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि हम अपने काम से एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी। तो आई थिंक उस बात का हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। आई मीन ये बहुत कम लोगों के पास ये एडवांटेज है। क्योंकि आज हम मर्दानगी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दीपिका आपसे शुरू करता हूँ मैं, कि आपको किस किस्म का मर्द पसंद है? आप जरा सुनिए, मैं भी सुन रहा हूँ। You know, अगर उनको कुछ, अगर इफ ही इज फीलिंग सैड, इफ ही इज फीलिंग, उनको कुछ दुख हो रहा हो या जो भी है, टू इमोट, टू एक्सप्रेस, आई थिंक मर्दों का यही है कि मैं दर्द नहीं दिखाऊंगा, मैं दुख नहीं दिखाऊंगा, हम दिखा नहीं सकते। आई बिलीव दैट women actually like these qualities in a man. औरतों को ऐसी चीजें पसंद है। बिल्कुल, लड़कों को हमेशा लगता है कि they have to be successful. हाँ हाँ हाँ, पैसे कमाना है, बड़ा प्रेशर होता है, घर संभालना है, ये करना है। औरतों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। We just want to be loved. Yeah. That's all. कंगना, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्द में? बहुत सेंसिटिव
किस्म के संवेदनशील होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव। वैसे मैं भी काफी सेंसिटिव हूँ। और क्या क्वालिटीज आपको पसंद है? और मुझे ये क्वालिटीज़ पसंद है जो मेरे पिताजी ने हमेशा दिखाई। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो मम्मी कभी स्कूल से लेट होंगे, उनकी क्लासेस लगेंगे तो पापा खाना बनाने लग जाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मी बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं और पापा मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा मर्द जो आपको प्यार दे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपको केयर करे और मेरा काम भी बांटे। और आपका अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा अगर इस हाथ में नेल पेंट ना लगे तो लगा दे। परिणीति, आपको क्या क्वालिटीज पसंद हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अपने पापा जैसे लड़का चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहती है कि मुझे अपने डैड जैसे क्यों? आपके डैड कैसे हैं? क्योंकि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें भी ये लगता है कि रोना गलत है। अगर मेरे भाई रोते हैं तो वो बोलते हैं क्या लड़कियों के जैसे रो रहे हो। लड़कों को किचन में आना अलाउड नहीं है। पता नहीं क्यों। आई थिंक उनकी गलती नहीं है, आई थिंक वो ऐसे ही बड़े हुए हैं जी। तो आई थिंक ईगो बहुत होती है मर्दों में कि नहीं ये मर्द के काम है और ये औरत के काम है। आपको ईगो पसंद नहीं है मर्द? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जिसको ये ना लगे कि अगर मैं सेंसिटिव हूँ या आज मैं बहुत दुखी हूँ, उससे वो कम मर्द नहीं होता। उसको अपने पर विश्वास हो कि वो मर्द ही है। अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये जितनी क्वालिटीज हमने देखी हमारे क्लिप में कि तो ये कोई भी मर्द आपको जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं, कभी क्योंकि नहीं। ये तो मारधाड़ में है, वो लड़की को मारते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अजीब अजीब चीजें। मैं भी था उसमें। लेकिन ये सारी चीजें पसंद नहीं है आप लोगों को। औरतों को ये सारी चीजें पसंद नहीं। मर्द आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं भाई? थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर कमिंग हियर। दीपिका, कंगना, परिणीति, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अतुल जी, मुझे बताइए कितने साल से आप घर को संभाल रहे हैं? 15 साल हुए। 15 साल। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसे मर्दों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने ये दिखाया है कि एक अलग तरह की मर्दानगी मुमकिन है। मर्दानगी के बोझ को उतार पाना मुमकिन है। बराबरी की नई सोच के साथ जिंदगी खुशहाल बनाना मुमकिन है। और कई मर्द ऐसे हैं जिन्होंने इस सोच के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर किया है। अपने आसपास के माहौल से सीखकर महादेव बाज बढ़कर अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते थे। रात में चुपचाप झगड़ा होता था, मारता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, ऐसी ही रोती थी। वो पुरुष है, इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसने सहना ही चाहिए, ऐसा लगता था। मर्दों को संवेदनशील बनाने वाली एक संस्था के संपर्क में आने से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी सोच बदली। जो मैंने किया है वो जानवर था, हिंसक जानवर, और आज जो है वो इंसान है। पुलिस में नौकरी करने वाले ओम प्रकाश के सामने भी एक चुनौती तब आई जब उनकी बेटी ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। मेरी बिटिया ने कहा कि मुझे तो MBA करना है। बात आई एक्सपेंसेस की, करीब 2.5 लाख खर्च होना था। ओम प्रकाश के आसपास के माहौल में लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने देने की सोच नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखे सुने ढर्रे से कुछ अलग करने की ठानी। पहली बार मैंने अपनी बेटी की बात मानी और उनको MBA करनी थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक लोन करा लेते हैं। बेटे पे जहाँ खर्च करता वहाँ बेटी पे भी खर्च कर पाया हूँ। वहीं पूना के रहने वाले अतुल अग्निहोत्री की जिंदगी कमाऊ मर्द होने के बोझ के नीचे टूट रही थी। नौकरी में जो अलग अलग टेंशन्स होते हैं, पीयर प्रेशर्स होते हैं, बहुत मुझ पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन नई सोच के तहत पारिवारिक जीवन को अहमियत देते हुए उन्होंने पत्नी के कहने पर घर संभालने की जिम्मेदारी उठाई, होम मेकर बन गए। मेरी पत्नी तो पहले से नौकरी कर रही थी, वो तो पैसा कमा रही थी, तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं घर संभालूंगा। असली मर्द कौन है और असली मर्दानगी क्या? इन तीनों मर्दों ने इस पहेली को सुलझा लिया है।
दोस्तों हमारे साथ इस वक्त है अतुल जी और अरुंधति जी, उनकी पत्नी, महादेव जी और उनकी पत्नी लता जी, ओम प्रकाश जी और उनकी बेटी वंदना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अतुल जी, मुझे बताइए कि आपके मन में क्या आया कि आपने ये फैसला किया कि आपको घर संभालना है, होम मेकर बनने का ख्याल कैसे आया? इंजीनियर बनने के बाद मैं जॉब शुरू हुई, उसी दौरान मेरे पिताजी घर में बेड रिडन थे और उसी दौरान मैं जिस जॉब में था वो जॉब में बहुत सारे पीयर प्रेशर्स आते थे। इन दोनों की वजह से मैं शराब के कांटेक्ट में आया, क्योंकि मैंने हिंदी सिनेमा में देखा था कि कोई भी आपको टेंशन आता है तो हीरो जाके शराब पीता है। और दूसरी मर्दानगी वाली बात जेम्स बॉन्ड के सिनेमा में देखी थी। क्या? वो शराब पी के कुछ बढ़िया काम करता है, तो वो दिमाग में बैठा, तो वो उसी दौरान मैं शराब के कांटेक्ट में आ गया और मैं ना जेम्स बॉन्ड बन सका, ना हिंदी पिक्चर का हीरो बन सका, मैं शराबी बन गया। पूरा मैं उस लत में आप फंस गए। लत में फंस गए, इतना फंस गया कि अराउंड द क्लॉक मैं शराब की नशा से बाहर आता था वो पीने के लिए। ये सब, ये एडिक्शन का पीरियड है, शादी के बाद का है। ये मेरे पत्नी ने सब सहा है। तो अभी पत्नी ने मुझे उसमें मदद की कि अगर प्रेशर्स या टेंशन्स आते हैं तो आप शराबी बन जाते हो, तो हम ऐसा क्यों ना सोचे कि आप घर संभालो और मेरे पैसे पे अपना घर चलाएंगे। और तभी मेरे दिमाग में आया, ये तो मैं बचपन से चाहता था, वो हमेशा से मैं करना चाहता था, लेकिन अभी इतना अच्छा मौका मिला है घर संभालने का, पत्नी अपने को ऑफर दे रही है, तो आई एक्सेप्टेड इट इमीडिएटली। और ऐसे मैंने अपना घर काम का पेशा शुरू किया। तो कितने साल से आप घर को संभाल रहे हैं? 15 साल हुए। 15 साल। और आप खुश हैं? बहुत बढ़िया। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची, हम तीनों सुखी है। अरुंधति जी, आप मानती हैं इस बात को? एकदम सुखी हैं आप? सुखी है, मन से बोलती हूँ। जी 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 जी। दोस्तों, अतुल जी की बेटी मृण्मय भी हमारे साथ यहाँ हैं आज। मृण्मय, आप जब अपने दोस्तों को बोलती हैं कि जो मेरे घर में जो है डैडी घर का संभालते हैं और मम्मी जो है वो काम करती हैं, तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है और आप उन्हें क्या कहती हैं? मैं तो उनके साथ फ्रैंक हूँ ही कि मुझे कोई डर नहीं है कि पापा घर पे है तो डरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन मेरी जो दोस्त थे काफ़ी सारी, उन्हें भी मेरे पापा के साथ वही फ्रैंकनेस फील होती है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड फील करने वाली बात है। शायद इतना कंफर्टेबल वो अपने फादर के साथ नहीं होती होंगी। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं भी बहुत डरता था अब्बाजान से। मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे। वो घर आते थे, उनकी एक घंटी बजाने की स्टाइल होती थी, वो घंटी की आवाज़ हम सुनते थे तो हम कमरे में भाग जाते थे, जैसे चूहे नहीं भागते। तो ये क्या रिश्ता हुआ अपने बच्चों के साथ, क्या रिश्ता हुआ ये? वंदना जी, मुझे बताइए कि आपने MBA किया, हाँ आज आप कहीं काम कर रही हैं। हाँ जी, आई एम अ बैंकर नाउ। तो मुझे बताइए कि आज आपके पिताजी और जो आपके घर में परिवार में जो बड़े हैं, उनको क्या लगता है, वो खुश हैं अभी इस बात से? आज वो बिल्कुल खुश हैं। आज होता है एक सोसाइटी में कि जब भी एक लड़की पैदा होती है, कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आती हैं। कल उसको पढ़ाना है, फिर शादी करनी है, इतने लाख का खर्चा है। इन अ वे हरियाणा में यही कंसीडर होता है कि इतने लाख का खर्चा आ गया। बट नाउ आई एम अ एसेट टू देम। मैं उनके लिए एक बोझ नहीं हूँ, उनका एक सहयोग करती हूँ मैं भी फैमिली में। ओम प्रकाश जी, आपके क्या विचार हैं, मुझे बताइए। कमजोर खिलाड़ी टीम को हरा सकता है और हम मिलके इकट्ठा होके अपनी आधी टीम को कमजोर करते हैं। लड़कियों को हम कमजोर बना देते हैं, पहले देते हैं, तो आधी टीम हम वही कमजोर कर देते हैं। कमजोर होता है। सेकंड, जो खिलाड़ी, जो हम रह गए हैं खिलाड़ी, हम अपने आप में ही बोझा लेके दूसरे कमजोर हो जाते हैं। यानी हम पहले दिन से स्टार्ट कर लेते हैं कि टीम हारनी है। तो मुझे अभी अपनी टीम का एक कमजोर साथी को, जो सोसाइटी बना रही थी, उसको ताकतवर बना के मुझे अपने आप में खुद ताकत मिली है। आपको भी ताकत मिली है, परिवार और स्ट्रांग हुआ है। बिल्कुल। बासमणकर जी, मुझे बताइए, आप में ये तब्दीली जो आई, आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हैं? मैं एक छोटे से गांव का हूँ और ऐसे मेरे दिमाग में था कि महिला एक वस्तु है, चीज़ है, जैसे चाहे जैसे रख सकते हैं, जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मर्जी हो या ना हो, सेक्स करना ही है मर्द को। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये गलत बात है, अभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो ये बलात्कार ही है। ये बात आपको एहसास हुई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अपने बच्चे की परवरिश अभी आप भी उसमें हाथ देते हैं? अभी मैं उसको नहलाता हूँ,
अगर उसने सीख किया होगा, मैं अपने आप जाता हूँ और खुद धोता हूँ। और ये पहले नहीं कहती थी कि ये कहती थी आप ऐसा इतना बदल मत करो। गांव वाले, घर वाले और जमात वाले अच्छे नहीं कहेंगे। मैंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, जो हम लोगों को अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, वही करेंगे। आपको कैसा लगता है बच्चे की आप परवरिश करते हैं, आपको कैसा लगता है? जो बाप है ना, अगर वो थक के आ जाएगा, अगर वही बच्चा उसके गोद पे बैठे और उसे 2-4 पपी लिया तो पूरी थकान उसकी उतर जाती है। ये मेरा अनुभव है। और पत्नी के ऊपर गुस्सा निकल की जरूरत ही नहीं है। आज 4 साल हो गए, झगड़ा क्या चीज है और झगड़ा कैसा होता है ये पता नहीं है। लता जी हे सांगतायत ते सगळं खरं आहे का? 100% खरं. 100%. मुझे यकीन है कि बहुत सारे मर्द आज हम हमारा शो देख रहे हैं कि ये आप 3 ऐसे मिसाल हैं एकदम अलग मर्दों की। आप लोगों की बातों का, आपकी ज़िंदगी का ज़रूर सब लोगों पे अच्छा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मर्दों को सुधारना और हम मर्दों का सुधरना कोई आसान काम नहीं है। और इसी मुश्किल काम में जुटी एक संस्था को हमने आज सहयोग के लिए चुना है, सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। इस संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर अभिजीत दास आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप आगे आएं और जितना हो सके अपना योगदान आप इस संस्था को दें। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो नाम है उस नाम से चेक बनाकर आप अपनी नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप एयरटेल मनी के जरिए भी अपना सहयोग दे सकते हैं, उसकी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी इस संस्था को 1 करोड़ रुपयों का योगदान देगी। और जैसे ही वो आंगन में पहुंचे तो वहाँ हॉस्टल था, सब लड़कियां ऊपर बैठी थी। सर पहली बार लड़कियां जो है वो हम पर सीटी मार रही हैं। क्या है, बड़े ठाठ हैं आपके। वेलकम बैक। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर आपको आज के इस मुद्दे से जुड़ी और भी कई कहानियां देखने को मिल सकती हैं, जानकारी मिल सकती है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevjayate.in। दोस्तों, अब मैं न्योता देना चाहूंगा हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार को, जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, श्री अमिताभ बच्चन। बैठिए, प्लीज बैठिए। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। सर, आज हम मर्दानगी की बात कर रहे हैं और 95% हम देखते हैं जो हिंसक वारदात होते हैं उसमें लड़कों का, मर्दों का हाथ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी रियल लाइफ में हिंसा के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके संस्कार क्या हैं, किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, क्या सोच थी आपकी, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, या किस वातावरण में आप पैदा हुए। जी जी। पहले जो यहाँ लोग आए कि लोगों ने देखा कि घर के अंदर वायलेंस होता था, पति पत्नी, उनके माता पिता में झगड़ा होता था। अब मैं इसे अपना सौभाग्य मानूं या क्या कहा समझूं, मैंने तो अपने निजी जीवन में कभी भी अपने माता पिता को न झगड़ते देखा, न कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखा। और ऐसा ही वातावरण जो है वो मैंने देखा है अपने घर में। मैंने आज तक अपने बच्चों पे भी कभी हाथ नहीं उठाया। क्या बात है। इसीलिए मैं जब देखता हूँ अमित जी को और अभिषेक को, तो वो जैसे कि दोस्त मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दोस्त मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्यार है। इससे पहले कि अभिषेक पैदा होते जी, मैंने ऐसा माना था कि यदि मेरा कोई पुत्र होगा
तो वो मेरा मित्र होगा। तो जब वो छोटे थे आप उनको गोद में उठाते थे, प्यार देते थे? बिल्कुल, कोई ऐसा अवसर नहीं था जब मैं उसे गोद में नहीं उठाता था। जी जी जी। और उतना ही स्नेह जो है वो अपनी बेटी को देता था। तो दोनों की परवरिश में आपने कोई अंतर नहीं रखा, चाहे लड़की हो लड़का हो? बिल्कुल नहीं। समाज में सबका दर्जा जो है वो बराबरी का है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने हमेशा अपने भी यहाँ माना है, घर में, और मैं ऐसा प्रचार भी करता हूँ। लड़का लड़की दोनों में बराबरी रखें। बिल्कुल सर। मैंने पहले ही मान लिया है और अपनी पत्नी को भी कहा हुआ है, जया को, जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो जो कुछ भी जितना कुछ छोटा मोटा है वो आधा आधा बटेगा मेरी बेटी में और मेरे बेटे में। जी जी। आपका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, और मैं चाहूंगा कि जो आजकल के यंग पेरेंट्स हैं उनको हम क्या बता सकते हैं जिससे कि उनको एक दिशा में लेके अपने लड़कों को वो किस तरह की परवरिश दें, क्या सिखाएं? मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम लोग को भी सीखने को मिलता है। जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने अलग अलग कॉलेजेस हैं वो एक ही स्थान पर हैं। जी। मिरांडा हाउस वहाँ का महिलाओं का एक कॉलेज है, बहुत ही प्रचलित। बस स्टैंड जो था, एक बस स्टैंड, जी, वो मिरांडा हाउस के सामने होता था। जी। तो जानबूझ के लड़के जितने थे वहाँ बस पकड़ने जाते थे। आप समझ गए किस लिए? यहाँ से खूबसूरत लड़कियाँ निकलेंगी, उनको देखेंगे, ये है वो है। लेकिन ये छेड़खानी वगैरह भी चलती थी, महिलाएं वगैरह जाएँ तो सीटी बजती थी, ये होता था वो होता था। मिरांडा हाउस में एक प्ले हुआ, उनका एनुअल प्ले। उसमें उनको 3 मर्दों की ज़रूरत थी, बॉयज़। तो हमारे कॉलेज से मैं चुना गया, 1-2 और कॉलेज थे, वहाँ से 2 और चुने गए। तो पहले हम लोग बड़े खुश हुए कि यार अभी तक तो हम लोग गेट के बाहर खड़े रहते थे, अब हमको अवसर मिलेगा अंदर जाने का। तो पहले दिन तीनों हम लोग बड़े ठाठ के साथ गेट वेट में घुसे और पीछे से दरवाज़ा था उनके कंपाउंड का, और जैसे ही वो आंगन में पहुँचे तो वहाँ हॉस्टल था, सब लड़कियाँ ऊपर बैठी थी। सर पहली बार लड़कियां जो है वो हम पर सीटी मार रही हैं, ताने कस रही हैं, छेड़ रही हैं। ताने कस रहे हैं, बड़े ठाठ हैं आपके। और 1-2 सीटी पड़ी और ये कहा, अच्छा चाल तो देखो, पैंट बड़ी अजीब सी बनी, इस तरह की बात है। तो आमिर, मुझे जिंदगी में पहली बार ये लगा है कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब हम लोग ऐसा करते हैं। हमेशा हम लोग, जो लड़की होती है उसको प्रश्न करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। लेकिन हमने अपने बेटों से कभी नहीं कहा कि भैया ये करो, ऐसा ना करो, ये मत करो। और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम उनसे पूछें, अपने आप से पूछें कि हमने अपने बेटों के लिए क्या किया है, क्या सीख दी है, और क्या सीख दी है हमने। बिल्कुल सही। ज़बरदस्ती करना किसी बच्चे के साथ कि तुम मर्द हो और तुम सशक्त बनो, तुम पीटो लोगों को, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये सिखाना ही नहीं चाहिए उनको। करके क्या मिलेगा उनको, आप बताइए। जी जी जी। क्या प्राप्त कर लेंगे वो? उनको अच्छी बातें सिखानी चाहिए कि स्नेह, प्यार, बंधन कैसे बनते हैं, एक दूसरे से प्यार कैसे किया जाता है, स्नेह कैसे किया जाता है। एक ईमानदार, अच्छे, सच्चे इंसान बनो, बस। इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। क्या हमें अपने लड़कों को ये सीख देनी चाहिए कि आप, जैसे आमतौर पे हम लड़कों को ये सीख देते नहीं कि भाई अगर लड़के को डर लग रहा है तो हम उसे कहें कि भाई तुम्हारे जज्बात हैं, खुल के उन्हें महसूस करो, डर भी एक जज्बात है, या अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मैं भी रोता हूँ, कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं भी सबके सामने रोता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आप रो नहीं सकते, या आप कोई नाजुक काम नहीं कर सकते, या आपके अंदर कोई नाजुकता नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम रोएंगे भी, हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ भी होंगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत सारे मर्द हैं हिंदुस्तान में जिनके विचार ऐसे हैं, और हमारी रिसर्च में ये सामने आया है, उनको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ताकतवर हूँ, मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, और चूंकि मैं ऐसा हूँ तो मैं असली मर्द हूँ, या मैं अपनी बीवी को दबा के रखता हूँ तो मैं असली मर्द हूँ। इन जैसे पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे कहूँगा कि आप पुरुष नहीं हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और मुझे यकीन है कि देश भर के लोग आज ये जो शो देख रहे हैं उन सब पे आपकी बातों का बहुत ही गहरा असर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, इस सीजन का ये आखिरी एपिसोड है और मैं बड़े भारी दिल से आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपके साथ के लिए, आपके वक्त के लिए, आपके जज्बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में शो ख़त्म होते ही मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूँगा। ये हमारा आखिरी लाइव शो होगा। दोस्तों, वक्त आ गया है मर्दानगी की परिभाषा को बदलने का। वक्त आ गया है कि हम अपने लड़कों की परवरिश में बदलाव लाएं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को एक ही परवरिश मिले, एक ही सीख मिले। प्यार, मोहब्बत, करुणा, विनम्रता, हमदर्दी, माफ़ी और बराबरी जैसे खूबसूरत जज्बात और ख्याल हम अपने बच्चों को सिखाएं। हिंसा की सीख कभी न दें, जोर ज़बरदस्ती की सीख कभी न दें, बल्कि जैसा कमला जी ने हमें बताया, मोहब्बत की ताकत उन्हें समझाएं। भरोसा रखिए, मुमकिन है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।